We are stepping into a new era where everything is changing. The way we earn money, the way money moves, even the path to financial freedom is being rewritten. And with that, the way people invest is also transforming. We are entering what experts are calling the era of digital money like never before. A system that did not exist a few years ago but is now shaping the future of wealth. This shift allowed me to do $1 million portfolio powered by the strategy of crypto compounding. इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो में कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, कितना आरओआई बन सकता है, कितना लॉस होने का चांस है, क्रिप्टो बना कैसे, आप कितना पैसा ऐसे कमा सकते हो, क्या बिटकॉइन कभी जीरो हो सकता है, कौन से एक्सचेंजेस यूज करने हैं, वेल्थ बिल्डअप कैसे करनी है और पूरा का पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ऑल इन जस्ट वन वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वॉच दिस वीडियो लाइक अ मूवी। आप पेपर और पेन लेके बैठ सकते हो और एक एक चीज को नोट कर सकते हो। दिस इज बिगिनर टू एडवांस क्रिप्टो कोर्स दैट विल चेंज योर माइंडसेट, योर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टो वर्ड ये आया कैसे। अब ये क्रिप्टो वर्ड आया क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। अब इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी एक प्रीवियस स्टोरी। पहले के जमाने के राजा महाराजाओं को जब दूसरे कंट्री पे, दूसरी जगहों पे आक्रमण करके उनको जीतना होता था तो वो लोग सबसे पहले उस कंट्री की या फिर उस जगह की इंफॉर्मेशन निकालते थे और इसके लिए वो भेजते थे एक दूत को। एग्जाम्पल के तौर पर एक राजा है ए, दूसरा राजा है बी। ए को आक्रमण करना है बी के ऊपर, लेकिन उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन बी की, तो वो एक दूत को भेजता था बी पे, यानी कि दूसरे राजा के पास। अब वो दूत वहां से इन्फॉर्मेशन निकालता था, जैसे कि उनके पास कितने हथियार है, कितनी उनकी आर्मी है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, और वो सारी चीजें वो भेजता था वापस राजा को। अब जब भी वो राजा को वापस स्ट्रेटजी भेजता था ताकि राजा ए प्रिपेयर हो सके, तो उस टाइम पे वो जो भी रिटर्न में लिखता था वो रिटर्न में कॉमन लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। क्यों? मान लेता है दूत वापस आ रहा था और किसी ने उस दूत को पकड़ लिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन राजा बी को पता चल जाए या फिर किसी और पर्सन को पता चल जाए। अब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न था, तो इसके लिए लोग यूज करते थे कुछ ऐसे वर्ड जिससे आपको आइडिया नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिखता हूँ वाटर, उसका मतलब हो सकता है आर्मी। मैं अगर लिखता हूँ फायर, उसका मतलब हो सकता है गन्स। मैं अगर लिखता हूँ वॉल, उसका मतलब हो सकता है उतने आर्मी ऑफिसर्स उनके पास है। सो ऐसे लैंग्वेज के अंदर एक लेटर लिखा जाता था जो दूत राजा को वापस भेजता था, जो सिर्फ और सिर्फ राजा ए एंड दूत समझ सकते थे। ये एक्जेक्टली चीज होती है आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप की चैट ओपन कर सकते हो और आप स्क्रॉल करके ऊपर टॉप पे चले जाओ। यू कैन सी दिस मैसेज, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ओनली पीपल इन द चैट कैन रीड, लिसन टू एंड शेयर देम। इन वेरी सिंपल वर्ड, जो चीज की हम बात कर रहे हैं, फिर जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका पता सिर्फ दो लोगों को होगा। नंबर 1 जो ट्रांजेक्शन करने वाला है, नंबर 2 जो ट्रांजेक्शन को रिसीव करेगा, या फिर वो लेटर को रिसीव करेगा, या फिर वो मैसेज को रिसीव करेगा। बस इतना सिंपल वर्ड है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जिसके बारे में तीसरे पर्सन को पता ना लगे। आपने समझ लिया क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, और उसी के ऊपर से वर्ड आया क्रिप्टो। इन सिंपल वर्ड हम दो लोग हैं, मैं जीत हूँ, आप में से किसी का नाम अमित है। तो जीत अगर अमित को एक बिटकॉइन भेज रहा है तो उसका पता सिर्फ जीत को है और अमित को है। बाकी सब के सब लोगों को पता होगा कि किसी पर्सन ने किसी पर्सन को बिटकॉइन भेजा है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता होगा कि जीत ने अमित को एक बिटकॉइन भेजा है। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ क्रिप्टो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बिटकॉइन। लेट्स बी रियल, नो वन डज एनीथिंग विदाउट अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ व्हाई बिहाइंड एवरी मूव। सो पहले यह समझता है कि बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए आपको वापस समझनी पड़ेगी राजा महाराजाओं की स्टोरी। पहले के जमाने में जब साम्राज्य हुआ करता था तो 3 टाइप की कैटेगरी थी। नंबर 1 राजा महाराजा, सेकंड कैटेगरी होती थी लीडर की या मिनिस्टर्स की, यानी कि उनके सामंत जो राज दरबार के अंदर बैठते थे, और तीसरे होते थे वर्कर्स, या फिर आप उनको बोल सकते हो वॉरियर्स। यानी कि वर्कर्स वो लोग होते थे जो बेसिक काम करते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो वॉरियर बनते थे, यानी कि सैनिक बनते थे। अब इन 3 तरीके से कैटेगरी बनी थी। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जैसे आज के टाइम पे होता है रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। तो सामंतों के पास कैटेगरी 2 के पास होती थी 10 सोना मोहर, और जो तीसरी कैटेगरी थी यानी कि वॉरियर्स या फिर वर्कर्स, उनके पास होती थी 1 सोना मोहर। अब ये चीज़ चल रही थी और ये 3 कैटेगरी हमेशा से रही है, लेकिन कुछ वर्कर्स ने यहाँ पे दिमाग लगाया, लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। बिकॉज वो चाहते थे कि उनको और पैसा कमाना था, उनको ज़िंदगी अच्छे से जीनी थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया क्रिएट करते हैं। इतिहास गवाह है, जब तक टेक्नोलॉजी मार्केट में नई कुछ आई है, हर बार उस पर्सन ने, उस इंडिविजुअल ने, उस कंपनी ने पैसा बनाया है। अब उन लोगों ने यहाँ पे सोचना चालू किया कि हम क्या अलग कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम लोग पानी पीते हैं, एक काम करते हैं, पानी में से हम चाय बनाते हैं। तो उन्होंने नई नई चीज़ें बनानी चालू करी। उन्होंने देखा कि ग्राम फ्लोर होता है, यानी कि आटा, उसमें से उन्होंने पानी पूरी बनाई, रोटियां बनाई, और कुछ नई नई आइटम्स बनानी चालू करी 2-3 चीज़ों को मिला मिला के। उन्होंने देखा कि देसी दारू मिलती है,
उन्होंने वाइन्स बनानी चालू करी और ये सब होते होते जो भी लोग पहले मजदूर थे वो बन गए मर्चेंट्स यानी कि कारीगर। अब उन कारीगरों ने मिलकर इतनी डेवलपमेंट करी, इतनी नई चीजें मार्केट में लाके छोड़ दी कि अब राजा सबसे बड़ी चीज कंज्यूम करता था, फिर कंज्यूम करते थे मंत्री और फिर आते थे वर्कर्स। लेकिन जो मर्चेंट्स थे, कारीगर थे यानी कि बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने डेवलपमेंट करनी और बढ़ा दी, इंडस्ट्रीज बनी, प्रोडक्शन होना चालू हुआ और धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुई, कैपिटलिज्म बढ़ा और हमारे देश में बैंक्स आनी चालू हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मंत्री होते थे, नहीं कि जो बिजनेसमैन होते थे, वो एक प्रॉमिस के ऊपर काम करते थे। जब भी राजा को कोई ज़रूरत पड़ती, फॉर एग्जांपल राजा को ज़रूरत पड़ी है किसी और सिटी पे, किसी और कंट्री पे अटैक करने की, तो उनको चाहिए बहुत सारे साधन, उनको चाहिए आर्मी, उनको चाहिए होते थे वेपन्स। तो उनके लिए जो पैसा होता था वो राजा उठाते थे बिजनेस ओनर्स के पास से। अब जो बिजनेस के ओनर थे उन्होंने सोचा कि हम राजा को पैसा देते हैं, अगर राजा वॉर जीता तो जितना पैसा हमने राजा को दिया है उतना वापस भी मिलेगा, और जब तक राजा जीत रहा है हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कटेगी, राजा में बहुत सारी चीज़ें देगा और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनेंस का सिस्टम है ये पूरा का पूरा एक प्रॉमिस के ऊपर चलता है। इवन आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में कोई भी एक नोट उठा लो, उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन है कि मैं आपको 1000 रुपये देने का वचन देता हूँ। सो बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, अगर राजा हार गया तो बिजनेसमैन खत्म हो जाएगा, उनको सोना तो मिलेगा ही नहीं, सोना उनका जो यूज होता वो तो चला ही गया, प्लस उनको बाकी भी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। और ये एग्जैक्टली चीज हुई 2008 में बैंक्स के साथ। अब यहाँ पे बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि 2008 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया और क्यों सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को फाउंड किया। अब जैसे बैंक्स बनने लगी, बैंक्स का बिजनेस बहुत ही सिंपल है। हर एक पर्सन आप में से पैसा कमाएगा तो आप उस पैसे को बैंक में रखोगे, बैंक क्या करेगा, उसी पैसे को किसी और को लोन देगा। अब जब भी लोन जाती है तो वो थोड़ा कट अपना रखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मुझे आज एक घर बाय करना है, तो मैंने घर के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से। अब जो मैंने घर परचेस किया है वहां पर मैंने जो लोन लिया था वो लिया था 9% का। अब मैं 9% का लोन लिया, मुझे पूरा पैसा मिल गया। अब वो मैंने दिया जो पर्सन का घर है उसको। अब जो पर्सन का घर है उसने वही पैसा उसी बैंक में लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पैसा मैंने बैंक से लिया था वो पैसा बैंक के पास वापस आ गया, और जो पर्सन ने वहाँ पे पैसा रखा है बैंक में उसको मिलेगा 6% का इंटरेस्ट। यानी कि मुझसे लिया 9%, वो पर्सन ने जो पैसा रखा उससे लिया 6%, 3% का मुनाफा हो गया बैंक को। अब ये हो गई एक चेन। अब बैंक ने चीज देखी कि ये तो कितना अच्छा बिजनेस है, पैसा किसी के पास से लो, किसी को दो और बीच में अपना बहुत अच्छा कट रख सकते हैं। और इसे सोच के बैंक्स ने बहुत ज़्यादा लोन देने चालू किए। बहुत ज़्यादा का मतलब है बहुत ही ज़्यादा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला एक चेन बना, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, वो जो घर का ओनर था उसने वही 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे, तो बैंक के पास वापस 1 करोड़ रुपए आ गए। अब बैंक ने वही 1 करोड़ रुपए किसी और को लोन दिया, किसी और पर्सन ने वापस एक घर बाय किया, वापस वो पैसा घर के ओनर ने बैंक में लगाया। अब बैंक ने किसी और पर्सन को वापस 1 करोड़ का लोन दिया, वापस पैसा उनके पास आया। यहाँ पे बैंक को एक चीज पता थी कि अगर तीनों मुझे लोन वापस कर देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा और मेरा अच्छा खासा मुनाफा होगा। और मान लीजिए अगर हम 100 लोगों को लोन देते हैं और 100 लोगों में से अगर 2 लोगों ने लोन नहीं भी लौटा है तो भी 98 लोग जो लोन लौटाएंगे उससे हमारा पैसा बन जाएगा। तो ये प्रॉमिस के ऊपर पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा था। एंड गाइस, ये है 2008 की बात। उस टाइम पे आपको लोन देने से पहले कोई बैकएंड की इंक्वायरी नहीं होती थी, यानी कि ऐसा कोई नहीं सोच रहा था कि क्या ये पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, कि इसके पास स्टेबल जॉब है कि नहीं है। और इस रीजन के कारण एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, लेमन ब्रदर क्राइसिस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो होम लोन्स थे वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कि जो होम लोन्स थे वो इतने ज़्यादा दिए गए कि लोग होम लोन्स वापस नहीं कर पा रहे थे। अब ज़रा सोचिए, उनको वापस पैसा नहीं मिल रहा है बैंक को, लेकिन जिस पर्सन ने पैसा रखा था यानी कि घर का ओनर जो उनको 1 करोड़ रुपए दे के गया था, जिसने सोचा था कि मुझे कभी भी पैसा वापस मिल जाएगा, अब वो आ गया विड्रॉ करने। तो एग्जैक्टली ये चीज़ होनी चालू हो गई। जिन लोगों को लोन दिया गया था वो लौटा नहीं पा रहे थे, और जिन लोगों ने पैसा बैंक में रखा था वो लोग पैसा वापस मांगने आ गए। और इतना खराब बैंक का क्राइसिस आया कि जो लोग होम लोन नहीं दे पा रहे थे वो तो नहीं ही दे पाए, लेकिन जो लोग होम लोन दे सकते थे वो भी वापस नहीं कर पाए। रीज़न, इन बैंक्स ने क्या किया, इन बैंक्स ने अपने डेटा दिखा के, अपने नंबर्स दिखा के, हमने इतनी होम लोन्स बांटी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आना चालू हो चुका है, तो ये चीज़ बता के बैंक्स ने इन्वेस्टर से और पैसा उठाना चालू किया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो इन्वेस्टर थे, जो कंपनीज थी, उन लोगों ने देखा कि हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है, हमने जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उन बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वर्कर्स को फायर करना चालू कर दिया। तो जो लोग होम लोन लौटा पा रहे थे वो भी लोग होम लोन नहीं लौटा पा रहे थे क्योंकि उनकी जॉब जानी चालू हो गई। इतना ही नहीं हुआ, जो होम लोन नहीं दे पा रहे थे, बैंक ने उनके घर को नीलामी में डाल दिए कि इन घर को हम बेच देते हैं, लेकिन वो घर भी नहीं बिक रहे थे क्योंकि मार्केट से कैश फ्लो खत्म हो गया और एक इतना भयंकर क्राइसिस आया जो लोग सोच भी नहीं सकते। 2008 में यूएसए में एक दिन के अंदर
15 लाख लोग होमलेस हो गए, यानी कि यूएसए की 0.5% पॉपुलेशन पूरी की पूरी होमलेस हो गई एक दिन के अंदर। और ये जो होमलेस हुए हैं उनमें से 44% लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉय थे। अब जरा ध्यान से समझना, आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि बिटकॉइन किसने बनाया होगा। अब जो लोग ये होमलेस हो गए उनमें से एक पर्सन ने शायद ये सोचा होगा कि जो हमारे बैंक का सिस्टम है ये तो ब्रोकन है, बैंकर्स के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बैंक्स अपनी लालच में आके लोन पे लोन बांटे जा रहा है और आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे किसी पर्सन ने कुछ पैसा रखा हो लेकिन वो पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहा और वो होमलेस हो गया हो। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण बना बिटकॉइन, कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई HNI का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मिडिल क्लास लोगों के थ्रू मिडिल क्लास लोगों तक पैसा पहुंचे और उनमें बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये जो बिटकॉइन इकोसिस्टम बनाया है ये ट्रस्टलेस है, यानी कि सारा का सारा इकोसिस्टम चलता है पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे। कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पर्सन नहीं, कोई बैंक्स नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। सो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी मिडिल क्लास पर्सन ने इस सिस्टम से थक के, इस सिस्टम से हार के ऐसा टेक्नोलॉजी एक बनाया जिसने आज इस सिस्टम को हिला के रख दिया है और आज खुद गवर्नमेंट इस सिस्टम के आगे झुक गई है। और इस सिस्टम का या फिर इस कोड का नाम है बिटकॉइन। ये पूरे क्राइसिस के बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो करके एक पर्सन ने एक ऐसा व्हाइट पेपर यानी कि एक PDF मार्केट में रखा जहाँ पे उसने बोला कि ये है बिटकॉइन पीयर टू पीयर पेमेंट ट्रांसफर। ऐसे बॉर्न हुआ बिटकॉइन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया ब्लॉकचेन, उसको भी समझ लेते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द वर्ड्स ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉक्स जिसके अंदर ट्रांजेक्शंस को लिखा जाता है और ऐसे डिफरेंट ब्लॉक की बनाई हुई एक चेन। इन वेरी सिंपल वर्ड, आपके ट्रांजेक्शन का एक लेजर जिसका आप यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शंस को देखने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर किसी पर्सन को बिटकॉइन भेज रहा हूँ, लेट्स सपोज 1 बिटकॉइन, तो उस ब्लॉक के अंदर वो 1 बिटकॉइन रजिस्टर हो जाएगा, इस एड्रेस पे 1 बिटकॉइन गया है। अब ये जो बिटकॉइन बना था वो बना था ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी थी उसका यूज करके बनाया गया था बिटकॉइन को। अब ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो है इम्यूटेबल, इट कांट बी इरेज्ड एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर एक ट्रांजेक्शन उस ब्लॉक पे आ गया है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप इरेज नहीं कर सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि इम्यूटेबल। एक बार जो हो गया वो हो गया और ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत ही मुश्किल है, आई कैन से इम्पॉसिबल है। तो ये ब्लॉकचेन मार्केट में आया फ्रॉम 2009 टू 2012, ये 3 सालों तक बिटकॉइन बढ़ता रहा। लोगों को समझ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड आई ऑलवेज से इफ यू आर एबल टू बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजी यू विल ऑलवेज मेक मनी। और ये चीज़ सोची उस टाइम पे एक पर्सन ने जिसका नाम था विटालिक ब्यूटेरिन। विटालिक ब्यूटेरिन फाउंडर है इथेरियम का। आप सब लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम में सारी क्रिप्टो करेंसीज है। तो विटालिक ब्यूटेरिन ने ये चीज़ सोच के इथेरियम बनाया, जहाँ पे विटालिक ने सोचा कि जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसको हम और एडवांस में लेके जाते हैं और कुछ डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स बनाते हैं जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। लोग इसको यूज़ करेंगे, लोग इससे पैसा कमाएंगे और आम इंडिविजुअल के बहुत काम लगेगा, जिससे हर एक आम आदमी के पास वो पावर हो कि वो खुद के पैसों को, खुद के डेटा को कंट्रोल कर सके। अब जो बिटकॉइन है उसके ऊपर आप ऐप डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन एंड ऑफ द डे एक डिजिटल गोल्ड है। इसका यूज होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए या फिर पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। इसका यूज होता है बिटकॉइन का, तो आप सेव कर सकते हो एज एसेट या फिर आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो लोग स्मार्ट थे उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बिल्डअप करते हैं जो यूनिक हो और पूरा मार्केट चेंज कर सके, और ऐसा किया विटालिक ब्यूटेरिन ने इथेरियम फाउंड करके। इथेरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर अलग अलग लोग आके एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो आज के टाइम पे बन गया है डिजिटल गोल्ड और इथेरियम बन चुका है डिजिटल ऑयल, यानी कि इथेरियम का यूज हो सकता है, बिटकॉइन को पैसा स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जब भी मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो स्टार्टिंग के कुछ एडोप्टर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा अच्छे से कंपाउंड हो सके। और उस टाइम में विटालिक ब्यूटेरिन ने अपना टोकन लॉन्च किया इथेरियम, और आज विटालिक एक बिलियनर बन चुका है। ये हमने समझा पूरा का पूरा बिटकॉइन का इतिहास, ब्लॉकचेन क्या होता है और क्रिप्टो क्या होता है। इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बिटकॉइन का फाउंडर एनोनिमस क्यों है, यानी कि जो बिटकॉइन का फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, उसको कोई पर्सन जानता नहीं है, यानी कि किसी को ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कौन है, लड़का है, लड़की है, जिंदा है, मर चुका है, किसी को कुछ भी नहीं आइडिया है। 2009 में जब उसने बिटकॉइन पब्लिश किया तो स्टार्टिंग के 2 साल उसने डेवलपमेंट करी। 2011 में उसने आखिरी मैसेज दिया आई एम मूविंग फॉरवर्ड और उसने बिटकॉइन को लगा के छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक मिस्ट्री है कि सतोशी नाकामोटो ने अभी तक एक भी बिटकॉइन बेचा क्यों नहीं है, ये पर्सन गायब क्यों हो गया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सतोशी नाकामोटो इस वर्ल्ड का फर्स्ट
ट्रिलियनर बन सकता है। सो ये डिसअपियर क्यों हुआ? सबसे पहले समझता है कि उसने आज तक कोई बिटकॉइन क्यों नहीं बेचा। आज के टाइम पे सतोशी नाकामोटो के पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन है, जिसकी वैल्यू होती है $100 बिलियन। सतोशी नाकामोटो आज टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी आता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम में से किसी पर्सन के पास इतना पैसा आ जाता है तो क्या आप या मैं, हम में से कोई पर्सन बेचे बिना रह पाएंगे? क्या हम इसका यूज नहीं करेंगे? अब ये पॉसिबिलिटी है कि सतोशी नाकामोटो पैसे से डिटैच था, यानी कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उस पर यह पॉसिबिलिटी है कि उसकी हालत बहुत ही खराब हुई होगी और उसने सोचा होगा कि मुझे कुछ इंसानियत के लिए करना है। इस टाइप के लोग काफ़ी रेयर होते हैं और उसने बिटकॉइन बनाया नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट्स बट लोगों के लिए, ताकि लोग इसमें से कुछ चीज़ें कर सके। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पैसे से काफ़ी डिटैच था, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो मर चुका है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के सामने क्यों नहीं आया। सही, हर एक पर्सन चाहता है कि वो रिच बने, न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल्स छपे, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें और लोग चाहते हैं कि इस टाइप के पर्सन को रिकॉग्नाइज करे। सतोशी नाकामोटो के बहुत ही बड़े बड़े फैंस हैं, लेकिन हर अमीर आदमी एक चीज़ चाहता है जिसका नाम है सिक्योरिटी। ज़रा खुद सोचो, अगर सतोशी नाकामोटो रिवील करता कि वो कौन है तो क्या कोई भी गवर्नमेंट उसको छोड़ती? आज तक जितने भी चीज़ें मार्केट में बनी हुई है, जो अच्छे इनोवेशंस हुए हैं, उन सब फाउंडर्स को, उन सब इनोवेटर्स को मार दिया गया है। इवन सतोशी नाकामोटो अगर पब्लिक में आता तो सतोशी नाकामोटो को मार दिया जाता, क्योंकि उसने जो टेक्नोलॉजी बनाई है बिटकॉइन, इतनी हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है कि आज के टाइम पे इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। और आज के टाइम पे बिटकॉइन सिल्वर को बीट कर चुका है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि गोल्ड को बीट कर देगा और सतोशी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कुछ टाइम के अंदर बन जाएगा। जरा सोचो, ऐसा कोई पर्सन जो इतना जल्दी अमीर बन जाएगा, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा, क्या उसकी लाइफ को खतरा नहीं होगा? 100% होगा। और सतोशी नाकामोटो काफ़ी जीनियस रहा होगा, क्योंकि उसने उस टाइम पे 2009 में एक साथ 4-5 चीज़ सोची जो कोई भी इंडिविजुअल सोच नहीं सकता, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, ऐसा पेमेंट सिस्टम जो कि एनोनिमस हो, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद उसके 25 साल बाद, 30 साल बाद यूज़ होगी, वो उसने सोच लिया था 2008 में। ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा ग्रुप हो, किसी को नहीं पता, बट लोगों को ऐसा मानना है कि सिक्योरिटी की वजह से वो डिसअपियर हो गया है। अभी हमने समझ लिया सतोशी नाकामोटो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कि आप कैसे क्रिप्टो का पार्ट बन के यहाँ से पैसा कमा सकते हो। टू लर्न क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। एंड उसके लिए हम समझेंगे सबसे पहले कि एक स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने से पहले कंपनी काम कैसे करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि देयर इज अ कंपनी ए। अब कंपनी ए का एक फाउंडर है। अब उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट में कि भाई मैं लोहा बनाऊंगा, मैं कार्स बनाऊंगा, कोई भी मैं बेसिकली एक चीज़ बनाने वाला हूँ, तो मुझे कंपनी ओपन करनी है। अब वो कंपनी ओपन करता है। जब भी कंपनी ओपन होती है तो स्टार्टिंग के कुछ कस्टमर्स आपके बनते हैं और पहले 1-2 साल तक आप धीरे धीरे कंपनी चलाते हो। अब इन 2-3 साल के अंदर अंदर वो जो कंपनी थी उसका ईयरली रेवेन्यू पहुंच गया 1 करोड़। तो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि अगर आपके पास ईयरली रेवेन्यू 1 करोड़ का है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इंटू 3, इंटू 4, इंटू 20 भी कभी कभी होता है। बट इन सिंपल टर्म इस कंपनी की वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए है। वैल्यूएशन का मतलब होता है अगर मुझे उस पर्सन से वो पूरी की पूरी कंपनी बाई करनी है तो मुझे उसको 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो, ये हो गया पूरी कंपनी बाई करने के लिए। लेकिन अगर मुझे आधी कंपनी बाई करनी है तो इस पे आता है कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओनरशिप। जैसे मान लेते हैं मैंने अगर एक कंपनी बनाई तो स्टार्टिंग में जितनी भी ओनरशिप होती है वो सारी की सारी ओनरशिप मेरे पास होती है। बट हम इसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं कि 2 साल के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में कि मैं यहाँ से मेरे बिजनेस को 5 गुना या 10 गुना कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ही सिंपल बात है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा जो रेवेन्यू है वो सालाना 1 करोड़ रुपए का ही है, जिसमें मेरा प्रॉफिट हो सकता है वे भी 5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का, या फिर 12 लाख रुपए का हो। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है एक साथ 30 लाख रुपए की। अब हो सकता है मुझे कोई प्लांट बनाना हो, कोई फैक्ट्री बनानी हो, वॉट। अब मैं वो 30 लाख रुपए कैसे लाऊंगा? इसके कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट, मैं बैंक पे जाऊंगा एंड आई कैन आस्क कि भाई गिव मी डेट वर्थ 30 लाख रुपीज़। बट अंडरस्टैंड दिस, अगर मैंने डेट ली और मेरा ईयरली जो प्रॉफिट है वो है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए, अब मैं इस डेट को अगर वापस नहीं कर पाया या फिर ये मेरा प्रोजेक्ट ख़राब चला गया, ये मेरे लिए वर्क नहीं किया, क्योंकि 100% चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेगी, तो मुझे 3 साल की मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ डेट को चुकाने के लिए। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो क्या 3 साल मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए आप जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास। स्टार्टिंग में यूजुअली लोग फ्रेंड्स फैमिली के पास जाते हैं और आप किसी को बोल सकते हो गिव मी 30 लाख रुपीज़ एंड टेक 10% ओनरशिप ऑफ माई कंपनी, कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन यानी कि पूरी कंपनी बेचने का जो दाम है वो है 3 करोड़ रुपए। लेकिन मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे कुछ पैसा चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी सेफ्टी रहे,
तो मैं तुम्हें 10% की मेरी कंपनी की ओनरशिप दे रहा हूँ कि कंपनी की वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए है, तो तुम मुझे अगर 30 लाख रुपए दोगे तो 10% जो कि 3 करोड़ का 10% होता है 30 लाख रुपए, जिससे आप मुझे 30 लाख रुपए दोगे, आपको मैं मेरी कंपनी की 10% की ओनरशिप दे दूंगा। अब फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई इन्वेस्टर हो सकता है जो आपको 30 लाख रुपए दे सकता है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जैसे आपने 30 लाख रुपए लिए, आपने वो कंपनी को बिल्डअप करना चालू किया एंड कुछ सालों के अंदर अंदर अपने कंपनी को अच्छे से डेवलप कर दिया और उसकी वैल्यूएशन बढ़ने लगी। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये भी हो सकता है कि लोग जाते हैं यूजुअली इन्वेस्टर्स के पास या फिर मेंटर्स के पास। तो मान लेते हैं आगे स्टेज में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मुझे अब एक मेंटर चाहिए जो मुझे कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे। तो आपने आज के टाइम पे देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो शार्क टैंक में जाते हैं, कंपनी को मार्केटिंग करते हैं, कंपनी को लोगों के सामने रखते हैं। हो सकता है कुछ शार्क्स उसमें पैसा इन्वेस्ट करें और फिर आप उसको कंपनी की थोड़ी बहुत ओनरशिप देते हो। तो ये मान के चलता हूँ मैं कि आप फिर से गए, आपने फिर से 30 लाख रुपए मार्केट से लिए और आपने वो मेंटर को 10% की, इन्वेस्टर को 10% की ओनरशिप दी। फिर मैं मान लेता हूँ आप शार्क टैंक में चले गए और शार्क टैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 रेज कर सकते हो। तो अलग अलग राउंड्स में आपको अलग अलग वैल्यूएशन पे कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टर पैसा देते हैं और इस तरह से एक पूरी की पूरी कंपनी बनती है। अब आपको क्वेश्चन होगा तो इन्वेस्टर आपको पैसा क्यों देगा और इन्वेस्टर इससे पैसा कैसे कमाएगा, अब उसको समझते हैं। तो मान लेते हैं अभी कंपनी है, उसमें 50% ओनर आप हो, यानी कि 50% ओनरशिप आपके पास है और बाकी 50% अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग मेंटर्स के पास, अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास या फिर कोई एडवाइजर के पास वो इक्विटी है, यानी कि वो परसेंटेज का ओनरशिप है और अब आपकी कंपनी अच्छी खासी चल रही है। अब आपको उस इन्वेस्टर को एग्जिट भी देना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आप अब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की कोशिश करते हो। अब स्टॉक लिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस आप कंप्लीट करके अगर स्टॉक लिस्टिंग में जाते हो, अब जब भी उस शेयर को मार्केट में लिस्ट करना होता है तो उससे कुछ महीने पहले उस शेयर के बारे में बातें होनी चालू हो जाती है, उसकी पीआर होती है, उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करे जाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर उसकी बातें होती है, हो सकता है उसका फाउंडर पॉडकास्ट करे। ये सब कुछ होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक को हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट करवाने के लिए और एक लीगल तरीका है आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने का और आपको अटेंशन देने का। तो अब हम ये मान लेते हैं कि आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। अब जैसे ही स्टॉक वो लिस्ट होता है उस टाइम पे पब्लिक उस स्टॉक को ट्रेड कर सकती है और इन्वेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जो लोगों को पता होता है बट दे इग्नोर। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्टॉक प्राइस ऑफ न्यू कंपनीज क्रैश? रिसेंटली पेटीएम मार्केट में लिस्ट हुआ, उसका स्टॉक 70% गिर गया। ओला इलेक्ट्रिकल आया था मार्केट में, उसका स्टॉक का प्राइस 70% गिर गया था। जोमेटो आया था, उसका प्राइस 70% गिर गया था। जियो फाइनेंस है, उसका प्राइस गिर गया। बाद में बढ़ा या नहीं बढ़ा, बट स्टार्टिंग में उसके प्राइस गिरते क्यों है? उसका रीज़न है कि जो इन्वेस्टर ने आईपीओ से पहले के टाइम पे ओनरशिप ली होती है वो सब लोग उस टाइम पे स्टॉक्स को बेचते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में आएगा तो आप तुरंत नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप तुरंत बेच दोगे तो स्टॉक का प्राइस क्रैश हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप होल्ड करो, 6 महीने तक आपके स्टॉक्स लॉक रहेंगे, आप 6 मंथ्स तक अपने स्टॉक्स को बेच नहीं सकते। और जैसे 6 मंथ्स होते हैं तब तक उसके पीआर चलती है ताकि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर रखी जाए और फिर धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब के सब लोग इन स्टॉक्स को बेचना चालू करते हैं। और इसीलिए हर बार जब भी कोई नई कंपनी आती है जिस पे इन्वेस्टर ने बहुत ही हेवीली इन्वेस्ट किया होता है, वो हर एक कंपनी का प्राइस हर बार 50% 70% क्रैश होता है और आईपीओ लाया जाता है उस टाइम पे जब मार्केट में वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है क्रिप्टो में, लेकिन क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट की तरह इन्वेस्टर पर डंप नहीं किया जाता। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, आप क्रिप्टो को स्टार्टिंग में बाय कर सकते हो। देखो गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट में कुछ चीज़ लिस्ट होती है आपको उससे पहले बाय करना होता है। यानी कि अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले इसको बाय कर लिया, पहले यानी कि एकदम स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे और स्टॉक मार्केट में लिस्ट जब होता है तब आपका प्राइस बढ़ जाएगा। बट सी, हमारे लिए स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पैसा भी बड़ा लगाना पड़ता है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। एंड हमारे पास ऐसा पैसा हो भी सकता है लेकिन उसमें रिस्क भी हाई होता है, तो यूजुअली पब्लिक ये चीज़ नहीं करती। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में आप स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर सकते हो और एग्जैक्टली जो हमारा शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसकी तरह ही चलता है क्रिप्टो का मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में भी ये सब चीज़ होती है। कंपनी सबसे पहले बनती है, फिर उसकी प्राइवेट सेल होती है, यानी कि इन्वेस्टर अलग अलग लोगों के पास जाके बोलता है कि मेरा ये विजन है, मैं ये बिल्डअप कर रहा हूँ, गिव मी मनी। तो लोग उसको पैसा देते हैं और उनको उसके बदले में कोई शेयर मिलता है। फिर होता है आईसीओ, जैसे आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, वैसे क्रिप्टो में होता है आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। फिर उसकी पब्लिक सेल होती है, ओटीसी की जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। एक एक वर्ड आपको समझाऊँ उससे पहले बस एक चीज़ समझ लो,
जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर या स्टॉक होता है, क्रिप्टो मार्केट में उसी पर्टिकुलर कंपनी की हिस्सेदारी को कॉइन्स या फिर टोकन बोला जाता है। क्रिप्टो मार्केट में वो कंपनी की जो ओनरशिप आपके पास है उसको बोला जाता है कॉइन या फिर टोकन। तो क्रिप्टो में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है। एंड सबसे अच्छी बात, अगर आप एक डेवलपर हो, अगर आप एक बिल्डर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा सेफ्टी या फिर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपके पास होती है क्रिप्टो मार्केट में। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक कॉमन इन्वेस्टर हो तो आपके पास सबसे आखिरी में चीज़ें पहुँचती है, तब पहुँचते जब उस स्टॉक का या फिर उस कंपनी का प्राइस बहुत ही बढ़ चुका होता है। फिर हम वेट करते हैं 4 साल का, 5 साल का, और उसके बाद शायद हमें रिटर्न मिलता है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में आप डे 1 से इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्रिप्टो में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है अभी रिसेंटली जिसका नाम है फेयर लॉन्च। यानी कि फाउंडर आके पब्लिक के सामने बोलता है, मैं ये चीज़ बिल्डअप कर रहा हूँ, ये मेरा विजन है और ये मेरे टोकन्स है। अगर आपको इसकी ओनरशिप चाहिए तो इस टोकन को आप बाई कर लो, वो पैसा मुझे मिल जाएगा और मैं प्रोजेक्ट को बिल्डअप करूँगा, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। जैसे स्टॉक मार्केट्स के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। वैसे क्रिप्टो में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे क्रिप्टो में है इथेरियम, सोलाना, एवेक्स, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो में काम करते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो नेस्ले एक कंपनी है जो वेफर्स बनाती है, कॉफ़ी बनाती है, आइसक्रीम बनाती है, फ्रोजन फूड बनाती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है किसी भी क्रिप्टो के साथ। फॉर एग्जांपल एक सोल टोकन है। अब सोल टोकन कुछ नहीं बनाता, बट सोल एक ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर अलग 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 कंपनीज बनती है, अलग 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 डेप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनती है। अब हमें पता है कि नेस्ले का वेफर बिकेगा, नेस्ले का कॉफ़ी बिकेगा, तो हम लोग नेस्ले में इन्वेस्ट करते हैं कि कभी ना कभी उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। सेम क्रिप्टो में होता है। क्रिप्टो में हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि सोलाना के ऊपर अगर एप्लीकेशंस बनती है तो सोलाना टोकन की प्राइस बढ़ेगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। क्रिप्टो में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन चेन ट्रैकिंग। लेट्स सपोज कोई कंपनी है मार्केट में, फॉर एग्जांपल नेस्ले, आपको नहीं पता कि उसके बिस्किट्स कैसे बन रहे हैं, आपको जेन्युइनली नहीं पता कि उसका अकाउंट्स क्या आ रहा है। आप सिर्फ वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखेगा जब उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। क्रिप्टो में आप ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्ट टाइम पे देख सकते हो। जब बाइंग हो रही है वो देख सकते हो, वेल्स का एंट्री ले रहा है वो देख सकते हो। इन सब के बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आए पिछले कुछ टाइम में, उन सारे के सारे वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो एंड कॉइन, जैसे मैंने बताया स्टॉक्स और शेयर होते हैं, वैसे यहाँ पे नाम बोला जाता है क्रिप्टो एंड कॉइन। अब स्टॉक मार्केट में होता है HNI, यानी कि वो लोग जिसके पास हाई नेटवर्थ है। क्रिप्टो में होते हैं वेल्स। वेल्स वो लोग हैं जो किसी भी टोकन को ऊपर नीचे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। स्टॉक के अंदर होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। यहाँ होता है ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में एक कंपनी के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकता है। स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो है सेबी। आपको सेबी सपोर्ट करता है या फिर आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ होती है वो ट्रस्टलेस होती है। ट्रस्टलेस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है वो कोड है। सी पीपल लाई, नंबर्स डोंट। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, कोड झूठ नहीं बोलता। ह्यूमन एरर हो सकती है, कोड यूजुअली एरर नहीं करता। और जो क्रिप्टो मार्केट में जो भी चीज़ हो रही है वो आप सारी की सारी सामने देख सकते हो। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट की इतनी बातें क्यों हो रही है, और काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे जो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, उसको 2 पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पर्सपेक्टिव नंबर 1, मैं मान लेता हूँ एक कंपनी का ओनर हूँ, कंपनी का नाम है ABC कंपनी। अब मुझे अगर उसको IPO यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करना है तो उसकी मेरी एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले मैं कंपनी ओपन करूंगा जो कि प्राइवेट लिमिटेड होगी। अब कंपनी ओपन करने में लगेगा आपको 1 से 1.5 महीना इंडिया में। अब मैं नेक्स्ट 2 साल तक उस कंपनी में काम करूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स बिल्डअप करूंगा, कुछ चीज़ें करूंगा। स्टार्टिंग में हो सकता है मैं खुद से पैसा लगाऊं, और अब हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो या फेल हो। 2 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओ, फिर इन्वेस्टर आपको पैसा दे। अब एक चीज़ समझना, इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखता है और पैसा आपको सीधा नहीं मिल जाएगा। ऑफकोर्स वो भी एक इन्वेस्टर है। अगर उसको अपना पैसा 10 गुना 5 गुना करना है, IPO में लाने के बाद अगर उसको पैसा निकालना है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या आपकी कंपनी का IPO आ सकता है कि नहीं आ सकता। ऐसी कई चीज़ों के बाद इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है। फिर आप 4 साल 5 साल और बिल्डअप करते हो। फिर आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्लोज करते हो और सबसे आखिरी में IPO के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजुअली इस प्रोसेस को 8 से 15 साल लगता है। और सबसे मेन पार्ट, IPO में लिस्ट होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, एंड फिर आपका IPO मार्केट में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिप्टो की, और आप एक बिजनेस ओनर हो, यानी कि आपके पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इस दुनिया में कुछ नई चीज़ ला सकती है, जो कुछ यूनिक है, लोगों की हेल्प कर सकती है कुछ बिल्डअप करने में,
तो आपके लिए प्रोसेस कितनी आसान है उसको समझते हैं। क्रिप्टो में आपको सबसे पहले एक वाइट पेपर पब्लिश करना है, यानी कि एक पीडीएफ इन सिंपल वर्ड, जहाँ पे आपने बताया कि मैं ये बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, और ये मेरी कंपनी का शेयर है और ये मेरी कंपनी का टोकन है जिसके ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब आपको इसमें से कुछ बाय करना है, बाय कर सकते हो, और आपको जाकर इसका ट्विटर पे प्रोफाइल बनाना है और आप सीधा का सीधा पब्लिक सेल कर सकते हो, और ये सब प्रोसेस हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर। अब सोचो, तो जो भी बिजनेस ओनर्स थे या फिर जो भी बिल्डर्स थे जो कुछ चीज़ बना सकते थे, वो स्टॉक मार्केट से हटके क्रिप्टो पे शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। लेट्स सपोज यू हैव लेस देन 1 करोड़ रुपीस। डू जेन्युइनली थिंक कि आप इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हम चाहते हैं अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी है। तो ना चाहते हुए भी हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो भी चीज़ होती है, जैसे कि प्राइवेट सेल, राउंड 1, राउंड 2, इन सब में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। या फिर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बेसिकली बहुत सारा पैसा चाहिए। एंड आज के टाइम पे हर एक पर्सन ये जानता है कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई कंपनी आती है, उसके इन्वेस्टर वो स्टॉक को बेचेंगे और स्टॉक का प्राइस डंप होगा। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म बन चुका है जहाँ पे एक आम इन्वेस्टर के ऊपर पैसा डंप किया जाता है, और स्टॉक मार्केट एक लीगल फ्रेमवर्क है। ये चीज़ आपके सामने होती है और ये लीगल है। वर्सेस अगर आप क्रिप्टो में हो तो पब्लिक सेल के टाइम पे, फेयर लॉन्च के टाइम पे आपको और एचएनआई को सेम प्राइस पे स्टॉक मिलेगा, सेम प्राइस पे कॉइन मिलेगा एक से। यानी कि एक इन्वेस्टर पहले स्टॉक मार्केट में 10 साल के अंदर अपना पैसे को 100 गुना 200 गुना करता और एक आम इन्वेस्टर पर डंप करता। अब क्रिप्टो मार्केट में वो इन्वेस्टर आपके साथ आपके प्राइस पे बाई करेगा। तो इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे आता है कि चलो मेरे ऊपर चीज़ें डंप नहीं हो रही, फेयर लॉन्च है, और आप सोच के समझ के इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि जीत ये कॉइन्स और टोकन्स तुमने समझा, तो ये मीम कॉइन क्या होता है, मीम कॉइन में कैसा पैसा आता है, और ये मीम कॉइन का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, ये जो मीम कॉइन है, ये मीम कॉइन एक गोल्ड की तरह है। अब ये गोल्ड की तरह मैंने क्यों बोला, उसको सबसे पहले समझाता हूँ। उसके लिए मैं जाना पड़ेगा 10,000 साल पहले। जब पहली बार किसी ने ज़मीन को खोदा होगा तो वहाँ से एक गोल्ड मिला होगा। ये मान के चलो कि पहली बार किसी पर्सन को गोल्ड मिला, तब उस गोल्ड की क्या वैल्यू थी। अंडरस्टैंड दिस गाइस, गोल्ड भी एक पत्थर या मेटल है, जैसे सिल्वर एक पत्थर या मेटल है, जैसे आयरन एक पत्थर या मेटल है, और ऐसा एक दो मेटल नहीं, ऐसे कई सारे मेटल है। तो जब गोल्ड मिला तो गोल्ड एक चमकीला पदार्थ था, एक चमकती हुई चीज़ थी, एक चमकता हुआ मेटल था या फिर एक पत्थर था। अब कुछ लोगों ने उस टाइम पे ये सोचा होगा कि क्योंकि ये चमकीला है तो उसको हम सेव करना चालू करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ 100-200 लोगों ने ये सोचा कि गोल्ड को हम सेव करते हैं क्योंकि उनको गोल्ड की वैल्यू दिखी? एम आई राइट? 100-200 लोगों को या फिर 1000 लोगों को अगर गोल्ड की जगह कोई और पत्थर मिलता जो हो सकता है चमकीला हो, अभी भी पॉसिबल है कि ऐसा पत्थर आपको उसके बाद मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, कभी भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि गोल्ड इसीलिए गोल्ड बना क्योंकि लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि इस पत्थर की, इस मेटल की वैल्यू है। वैसे एक कमोडिटी बनती है, वैसे एक एसेट बनता है। स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे गोल्ड आगे बढ़ता रहा, और अब सबको पता है कि फिर गवर्नमेंट ने उसको यूज़ करना चालू किया, गवर्नमेंट ने स्टोर करना चालू किया, और बेसिकली इस हिसाब से गोल्ड बेसिकली बना था। सेम गोज विथ मीम टोकन्स। अब मीम टोकन कुछ लोगों के लिए करेंसी है। मुझे एक डॉग बहुत ही पसंद है। अब मुझे लग रहा है कि ये डॉग क्योंकि ये काफ़ी क्यूट है, ये बाकी लोगों को पसंद होगा, और हम 10 लोग मिलते हैं और हम 10 लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे भी ये डॉग पसंद है, और हमने ये बोल दिया कि ये डॉग जो है, या फिर ये डॉग का हम एक टोकन, एक शेयर या फिर एक कॉइन बनाते हैं, या फिर मैंने ऐसा बोला कि इस डॉग के ऊपर मैं एक कॉइन बनाता हूँ, एक टोकन बनाता हूँ, और उस डॉग वाले टोकन को ही हम हमारी वैल्यू मानेंगे। तो अगर 100 लोगों ने ऐसा मान लिया तो ये 100 लोग क्या करेंगे? 100 लोग उस डॉग के टोकन को बाई करेंगे। अब जैसे गोल्ड में हुआ था वैसे एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है। गोल्ड का यूज़ बढ़ा, सब लोगों ने बोला कि अब गोल्ड स्टोर करो। एग्जैक्टली वैसे ये लोग सबको बोलेंगे कि ये मीम टोकन को हम बहुत बड़ा मानते हैं, हम ये मानते हैं कि काफ़ी क्यूट है, बाकी लोगों को भी क्यूट दिखेगा, तो ये लोग भी मार्केटिंग करेंगे। तो वैसे गोल्ड बढ़ता रहा, वैसे मीम कॉइन बढ़ता रहा, और पिछले कुछ साल के अंदर मीम टोकन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आज के टाइम पे एक डॉज जो मीम टोकन है, यानी कि कुत्ते का मीम टोकन, उसकी वैल्यू इंडिया की कुछ बैंक से भी बड़ी है। तो बेसिकली यही है एक मीम टोकन। मीम टोकन एक एसेट है। कुछ लोग सोचते हैं मीम टोकन स्कैम हो सकता है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, डोनाल्ड जे ट्रम्प, यूएसए के प्रेसिडेंट ने खुद का मीम टोकन, ट्रम्प टोकन लॉन्च किया है। उनकी वाइफ का मीम टोकन है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़, म्यूजिशियंस, सब लोगों ने खुद के टोकन्स लॉन्च किए हैं मार्केट में। सो ये है बेसिकली कॉइन, टोकन या फिर मीम कॉइन। जितना भी मैंने आपको ये समझाया उसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है एबीसी कंपनी, वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो गई। अब उस एबीसी कंपनी का 50% वैल्यू हो सकता है ओनर के पास हो, कंपनी चल रही है। अब ये ज़रा सोच के बताओ कि स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ती है। अब ऐसे काफ़ी लोग सोचेंगे कि जिस उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उसके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सेम है,
प्राइस कैसे बढ़ती है? सी प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? तो इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि जो एक शेयर बन चुका है मार्केट में, वो कंपनी अपने हिसाब से चला रहा है। अगर बाकी लोगों को, बाकी इंस्टीट्यूट्स को, बाकी एचएनएस को अगर ये लग रहा है कि ये कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, तो वो लोग आज बाय करेंगे, और जैसे वो लोग बाय करेंगे, सीधी बात है, मार्केट में डिमांड आएगी। तो डिमांड आएगी, सप्लाई क्योंकि लिमिटेड होती है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। कंपनी के प्रॉफिट करने से, कंपनी के लॉस करने से, कंपनी के स्टेबल रहने से स्टॉक की प्राइस कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कभी ना कभी प्राइस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आई कैन शो मल्टीपल कंपनीज जिसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। सो बेसिकली सारा का सारा खेल सप्लाई एंड डिमांड का है। अगर उस स्टॉक को सब लोग चाहते हैं बाय करना, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। सेम होता है क्रिप्टो में। अगर आपको पता चल गया कि कौन से क्रिप्टो को एचएनआईज बाय कर रहे हैं, एचएनआईज इसको क्यों बाय कर रहे हैं, एचएनआईज को क्यों लग रहा है इस टोकन का प्राइस बढ़ेगा, और आप अगर उस टोकन में अर्ली रहोगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है। तो भी हमने समझा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो क्या जीत हम क्रिप्टो मार्केट से पैसा बना सकते हैं? माई आंसर इज 110% यस। आई मेड मिलियंस डॉलर्स ऑफ क्रिप्टो मार्केट एंड यू कैन मेक दैट मच मनी टू। बट उसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, जबकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट क्यों हम क्रिप्टो को चूज करें? आई हैव समथिंग कॉल्ड मैजिकल बॉक्स सिस्टम। एक ऐसा बॉक्स है जिससे आपको मैथ की मदद से एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि आपके लिए क्या सही है। सही कुछ आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी मैं बात करूँगा प्रॉपर मैथ के ऊपर करूँगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ एसेट क्लास लिए है, जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फॉरेक्स, स्टॉक एंड क्रिप्टो। इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला यूनिट गोल्स, यानी कि कितना रिटर्न बन सकता है। स्टार्टअप कैपिटल, कितना पैसा लगाना पड़ेगा अगर आपको चालू करना है तो। रिस्क रिवॉर्ड कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, ईज यानी कि कितना आसान है उसको स्टार्ट करना, एंड लास्ट है कैश फ्लो टाइप, यानी कि आपके पास क्या कैश फ्लो आ सकता है कि नहीं। मैं 3 कलर यूज करूंगा अलग अलग। एक होगा रेड, एक होगा ऑरेंज, एक होगा ग्रीन। रेड का मतलब है वो सही नहीं है, ऑरेंज का मतलब है ठीक ठाक है, और ग्रीन का मतलब होता है इट्स बेस्ट फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड में आपके गेन्स कितने बनते हैं? अगर आप पिछले 25 साल का इतिहास उठाओगे तो गोल्ड के एवरेज रिटर्न बने हैं नियरली 6% टू 8%। अंडरस्टैंड दिस गाइज, मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया है। अगर आप आज के टाइम पे इंडिया का रियल इन्फ्लेशन चेक करो तो 10% से ऊपर होगा। सो 6-8% आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाएगा। नंबर 2, स्टार्टअप कैपिटल। अगर मुझे आज गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मुझे एग्जैक्टली कितना पैसा लगाना पड़ेगा? सो काफ़ी लोग इसमें कहेंगे कि जीत यू कैन स्टार्ट विद 1000 रुपीज़, यू कैन बाई गोल्ड ETF। बट यूजुअली जो इंडियंस होते हैं वो फिजिकल गोल्ड पहनना पसंद करते हैं और इन्वेस्टमेंट वो फिजिकल गोल्ड में रखते हैं। तो अब ये चीज़ समझो कि अगर आपको एक छोटी अंगूठी या फिर छोटा कुछ भी चेन भी चाहिए तो उसके लिए आपको मिनिमम स्टार्टिंग करना पड़ेगा 25 से 30 हज़ार रुपये से। अब हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया का जो भी इन्फ्लेशन है वो 10% का है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, जैसे जैसे मनी प्रिंट होता रहेगा इन्फ्लेशन डाउन नहीं आएगा। तो गोल्ड का जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेल मी 1 बिलियनर विथ बी जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट करके $1 बिलियन कमाया है, यानी कि बिलियनर बना है। लिटरली जीरो। अब मुझे स्टॉक मार्केट का बता दोगे, आप फॉरेक्स का बोल दोगे, क्रिप्टो का बोल दोगे, गोल्ड में आज तक इन्वेस्ट करके कोई भी आदमी बिलियनर नहीं बना है। सो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आप देखो तो रिस्क भी इसका लो रहता है, रिवॉर्ड भी लो है। फिर आता है लिक्विडिटी। अब काफ़ी लोग इसमें सोचते हैं कि जी इसमें लिक्विडिटी काफ़ी हाई है, अगर मैं आज गोल्ड बाय करता हूँ मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट ट्रू। अगर आप समझो, अगर आपने कोई भी चीज़ गोल्ड की बाई करी है तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जब भी आप गोल्ड को सेल करने जाओ हो सकता है वो गोल्ड रियल ना हो। पॉसिबिलिटी आपको बोला गया इट्स 22 कैरेट का गोल्ड है और फिर निकलता है 20 कैरेट का, बाकी कुछ और धातु निकल सकती है। तो अगर आपको अर्जेंट सेल भी करना है आपको बहुत ज़्यादा उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और ये लिक्विडिटी का भी एक इश्यू है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू है। सो मैं इसको ऑरेंज पेन से कर रहा हूँ, लिक्विडिटी यहाँ पे मीडियम है। ईज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप आज जाके अभी के अभी गोल्ड को बाय कर सकते हो। सो ईज़ में यहाँ पे यस आएगा। एंड लास्ट कैश फ्लो। सो यहाँ पे कैश फ्लो इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको ईयरली कुछ 2-2.5% रिटर्न मिलता है, विच इज़ नथिंग। क्योंकि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाते हो, अगर आप इसको कैश फ्लो काउंट कर रहे हो तो मिनिमम 2-3 लाख रुपए लगाओगे, तब जाके आपके पास जो कैश फ्लो आएगा वो आएगा मे बी 6-8 हज़ार रुपये। सो डजेंट मेक एनी सेंस। सो कैश फ्लो में भी ये काफ़ी लो है।
सो अगर आप कोई भी पर्सन हो, आप इवन जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एज यू कैन सी हियर। बाय द वे, आप डेटा मेरे साथ खुद वेरीफाई कर सकते हो और आप ये सिस्टम से खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्या बेटर है। अब बात करते हैं हम रियल एस्टेट के बारे में। सबसे पहला रियल एस्टेट का जो रिटर्न, यस आई एग्री, इसका रिटर्न जो बनेगा वो बनेगा 10% से लेके 12% के बीच में ऑन एन एवरेज। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में हो। अब बात करते हैं स्टार्टअप कैपिटल की, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड। रियल एस्टेट में आपको स्टार्ट करने के लिए कम से कम, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको खुद की प्रॉपर्टी बाई करनी है, यू नीड करोर्स ऑफ रुपीज़। और कुछ लोग उसमें लोन लेके बाई कर सकते हैं या कुछ भी तरीके से बाई करते हैं। छोटी आपको ज़मीन भी बाई करनी है, यू एटलीस्ट नीड 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड लो हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम लिख रहा हूँ। अगर मैं आज बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में रियल एस्टेट में पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में जितना भी रियल एस्टेट में पैसा आ रहा है वो सारा का सारा एंड ऑफ द डे ब्लैक मनी होता है। देखो, रियल एस्टेट इज द ओनली वे जहाँ पे कोई भी पर्सन ब्लैक मनी को पार्क कर सकता है। अगर मैं उन क्रिप्टो भी कर रहा हूँ तो क्रिप्टो में एंड में मेरे अकाउंट में पैसा आएगा जो किसी KYC के एक्सचेंज से ही आएगा, या फिर मुझे अकाउंट में पैसा देना पड़ेगा। रियल एस्टेट में आप ले भी सकते हो रियल एस्टेट को कैश से और बेच भी सकते हो कैश से। तो इसलिए आपने देखा होगा रियल एस्टेट के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास कैश में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लोग इसको ज़्यादा बाई करते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। अब लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी लो है। इवन ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर रियल एस्टेट को बेचने जाओगे, देयर इज लिटरली अ चांस कि आपका रियल एस्टेट बिके ही ना। ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को 2 साल 3 साल तक ना बेच पाओ। अगर आप उसमें प्राइस भी कम करोगे फिर पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रॉपर्टी ना बिके, क्योंकि बहुत सारी नई प्रॉपर्टी आती रहती है। इज अगेन वेरी हार्ड, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर होने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पेपर वर्क लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। कैश फ्लो यहाँ पे मीडियम है। अब मीडियम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बाई करके आप अगर उसको रेंट पे लगाते हो तो आपके पास एक कैश फ्लो आएगा, लेकिन आप खुद सोचो कि रेंट के इनकम से आप नई प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो? नो, इट टेक्स ईयर्स। नो, उसको सालों लग जाएंगे। तो यहाँ पे मीडियम है। वैसे भी पॉसिबिलिटी है कि 12 महीने में से आपको 10 महीने रेंट पे रहे, 2 महीने आपका रेंट ही ना आए। सो यहाँ पे आपका जो रहेगा कैश फ्लो रहेगा मीडियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेक्स। दिस इज़ वेरी पॉपुलर। आज के टाइम पे लोग फॉरेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और काफ़ी इंडिविजुअल फॉरेक्स को करना चाहता है। सबसे पहले कितना गेन्स बन सकता है? तो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, जैसे आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, आपके पास लेवरेज है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जिसकी मूवमेंट ही पर डे की 1-2% की होती है, उस पर गेन्स आप ईयरली 25-30% से ऊपर नहीं बना सकते। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30% का गेन बना सकते हो। बट मैं इस 30% को यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑरेंज पेन से। वाई? बिकॉज फॉरेक्स मार्केट अभी आज के टाइम पे इंडिया में इलीगल है। फॉरेक्स की एक भी कंपनी को इंडिया ने परमिशन नहीं दिया कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती है। जितनी भी कंपनी ऑपरेट करती है वो सारे की सारी ऑपरेट करती है इलीगल तरीके से, यानी कि फॉरेक्स के ऊपर रेगुलेशंस भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। तो अगर आपको पैसा मिलता है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिलता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फॉरेक्स का पैसा वापस लाने के लिए। तो फर्स्ट, फॉरेक्स इज इलीगल इन इंडिया, और ये आप जाके गूगल पे खुद वेरीफाई कर सकते हो। स्टार्टअप कैपिटल, अब फॉरेक्स में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सारे के सारे फंडेड अकाउंट्स के थ्रू करते हैं। अब फंडेड का आपको शायद सच ना पता हो, अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हो तो आपको जो फॉरेक्स ट्रेड करवा रहा है उसको एक बहुत बड़ी कमीशन मिलती है, बट फिर भी आपको यहाँ पे कैपिटल चाहिए कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये की। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर छोटे अमाउंट से आओगे तो क्योंकि मोमेंटम बहुत छोटी है तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, एक्सट्रीमली लो। नंबर 1, 90% एप्लीकेशन जितनी भी इंडिया में आई थी फॉरेक्स की वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। सो पहले तो आप ये मान के चलो कि अगर आप 10 एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसमें से 8 बंद होने वाली है। सो यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। रिवॉर्ड हो सकता है लेकिन आपको पैसा मिलेगा उसकी गारंटी बहुत कम है। लिक्विडिटी, अगेन लिक्विडिटी फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी हाई है। अब हम बात करते हैं ईज़ की। तो यहाँ पे तो फॉरेक्स करना इंडियन मार्केट में या फिर कोई भी मार्केट में बिल्कुल ईजी नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ ने फॉरेक्स को बैन इसलिए किया है क्योंकि फॉरेक्स में लीगल चीज़ कोई है नहीं। जब भी आप फॉरेक्स चालू करो सबसे पहले अपने आप को एक क्वेश्चन पूछ लो कि तुम कमा भी लोगे, क्या तुम उसको विड्रॉ कर पाओगे? एंड लास्ट, कैश फ्लो। तो यहाँ पे आपका कोई कैश फ्लो नहीं होता, जो आप पैसा कमाते हो उसको विड्रॉ कर सकते हो, आपको इसके ऊपर कमीशन या फिर कोई रेंट वगैरह नहीं मिलता। करेक्ट? सो अगर आप एक बहुत हार्ड कोर ट्रेडर हो तो फॉरेक्स आप शायद देख सकते हो, बट अगर आप एक एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो जो कि इस मार्केट में पैसा कमाने आया है, तो फर्स्ट योर सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके लिए फॉरेक्स बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अब स्टॉक मार्केट के जो गेन्स होते हैं वो बनते हैं नियरली 14% पर ईयर ऑन एन एवरेज। अब मैंने इसको ऑरेंज पेन पे इसलिए किया हुआ है क्योंकि समझो इंडिया का इन्फ्लेशन मैंने जैसे आपको बताया 10% से ऊपर है।
स्टॉक मार्केट में आप 20% का टैक्स पे करते हो। इन सब के बाद जो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बनेगा वो बनेगा 2-3-4% का। तो रिटर्न ठीक है, बाकी चीज़ों के कंपेरिजन में बेटर है, लेकिन आप इसको बेस्ट नहीं बोल सकते। अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपके रिटर्न थोड़े ज़्यादा बने, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका मीडियम रिटर्न बनेगा। स्टार्टिंग कैपिटल विच इज़ गुड पॉइंट, आप इसमें लिटरली 100 या 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। बट माई क्वेश्चन इज़, क्या 1000 रुपये से स्टार्ट करना आपके लिए इनफ होगा? अगर आप 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बनेगा वो बनेगा 140 रुपये, विच इज़ 14%। यानी कि आपकी कैपिटल 1 साल के बाद बनी 1140 रुपये। आपको लगता है आपको 140 रुपये के लिए 1 साल रिसर्च करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और चीज़ें करनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो फॉर मी इट डजंट मेक एनी सेंस। रिस्क रिवॉर्ड मैं इसको मीडियम बोलूँगा, मीडियम रिस्की, मीडियम रिवॉर्ड। अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी हाई है। ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस यानी ईज ऑफ डूइंग स्टॉक मार्केट अगेन ईजी, तो आप इसको तुरंत चालू कर सकते हो। बट अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी आपका डिविडेंड होता है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो जितनी भी अच्छी कंपनी जिसके स्टॉक के प्राइस अप्रिशिएट होते हैं वो सब कंपनी का जो डिविडेंड का रेट होता है वो होता है लेस देन 1%। तो डिविडेंड भी कुछ इतना बड़ा नहीं मिलता। यस यू विल गेट डिविडेंड, बट ये आपका कैश फ्लो मदद नहीं करेगा आपके वेल्थ को कंपाउंड करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो। तो अब हमने चारों चीज़ की बात की, अब बात करते हैं क्रिप्टो की। सबसे पहले क्रिप्टो में आपके गेन्स कितने बन सकते हैं? अगर आपको मैं गेन्स यहाँ पे लिख के दूंगा आप शॉक हो जाओगे। पिछले 15 साल में बिटकॉइन का ऑन एन एवरेज ईयरली ग्रोथ है 671%, यानी कि हर साल बिटकॉइन 6 से 7 गुना होता है। मैं सिर्फ बात करूंगा पिछले 5 साल की, तो बिटकॉइन का यानी कि सबसे बड़ी क्रिप्टो का ROI जो रहा है वो रहा है 170% ईयर ऑन ईयर। और ये आप जाके खुद वेरीफाई कर सकते हो। मैं ऑल्ट कॉइन की बात नहीं कर रहा, ऑल्ट कॉइन में तो काफ़ी टोकन्स ऐसे होते हैं जो 10x 20x होते हैं। शटअप कैपिटल, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग आप लिटरली 100 रुपये से भी कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है, अगर आप 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये भी लगाते हो, देयर इज़ वेरी हाई चांस कि उसको आप कंपाउंड कर सकते हो। समझिए, अगर आपके पास कैपिटल छोटी है तो आपको कंपाउंड बेटर करना है ना कि आपको सेव करना है। इसलिए मैं हर बार एक चीज़ कहता हूँ कि स्टॉक में भी इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में भी करो, लेकिन स्टॉक में तब करो जब आपके पास 5-10 लाख रुपए हो, तब वो कोई सेंस बनाएगा। आप खुद मैथ करो, यू विल गेट द आइडिया। फिर हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिवॉर्ड। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में बात करें, बिटकॉइन में रिस्क काफ़ी लो है कि आज के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। यूएस गवर्नमेंट खुद बाइंग कर रही है, ट्रम्प कॉन्टिन्यूसली क्रिप्टो को, बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है। लिक्विडिटी अगेन वेरी हाई, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ईज ऑफ एंट्री अगेन वेरी इजी। आप आज कुछ एप्लीकेशन के थ्रू तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, जो मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगा। द ओनली थिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव इन क्रिप्टो, कैश फ्लो टाइप इज मैसिव। आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, आप बिटकॉइन का फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज को, जैसे कि अगर आपके पास USDT भी है तो आप उसको स्टेक कर सकते हो और उससे आपको 10% तक ROI मिलता है, 10% पर ईयर का। सिर्फ आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल अप्रिशिएशन तो अलग ही है। दैट्स द रियल डेटा अबाउट दिस बॉक्स। यू प्ले विद दिस बॉक्स, आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्रिप्टो क्यों आपको आज करना चाहिए। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको 100% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको एक डेटा पॉइंट देना चाहूँगा जिसको समझ के आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। अगर आपने पिछले 5 साल में अपना सारा का सारा पैसा निफ्टी 50 में लगाया होता तो आपका रिटर्न नियरली बनता 13.5-14%। बट आपने अगर 100% में से 95% लगाया होता निफ्टी 50 में और 5% अगर लगाया होता बिटकॉइन में, तो आपका रिटर्न बनता 18.5%, यानी कि आपका 4.5% एक्स्ट्रा बनता अगर आपने सिर्फ अपने नेटवर्थ का 5% बिटकॉइन में लगाया होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन की भी बात नहीं कर रहा, ना मैंने यहाँ पे बिटकॉइन की बॉटम एंट्री गिनी है, मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ, फिर भी आपका इतना परसेंट एक्स्ट्रा बनता। और एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर आपने 5% बिटकॉइन में लगाया होता और वो अगर 0 हो जाता, स्टिल आपका पैसा बनता 12.5%। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, would you like to take that 1.5% extra risk to make 4.5% extra every single year? Imagine that for a second, this is just 5%. Now calculate by yourself कि अगर आप 10% लगाते, 15% लगाते, 20% लगाते तो आपकी नेटवर्थ कितने अच्छे से कंपाउंड हो सकती थी। बट यू स्टिल हैव चांस। अभी ऑल्ट सीजन आनी बाकी है, और जिसको भी नहीं पता, जब भी क्रिप्टो में ऑल्ट सीजन आती है, यानी कि बिटकॉइन के अलावा बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते हैं वो बहुत ही मैसिव होती है। 2021 में पॉलीगन बॉटम से 150 टाइम्स हुआ था। लेट मी रिपीट, नॉट 150%, 150 टाइम्स इन जस्ट 1 ईयर। सोलाना बॉटम से 250x हुआ था, एवेक्स 150x हुआ था, और ऐसे मल्टीपल टोकन से। अगर आप चाहते हो क्रिप्टो को फंडामेंटली समझना कि कैसे इस मार्केट में कबाल्स काम करते हैं, कैसे इस मार्केट में एचएनआईस काम करते हैं, ये कबाल्स क्या होता है, कैसे इस मार्केट में आप अच्छे मीम टोकन्स फाइंड कर सकते हो, ये सब कुछ आप सीख सकते हो मेरे वर्कशॉप का पार्ट बन के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो।
लाइव मेरा वर्कशॉप अटेंड करना। मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। डू यू नो आप क्रिप्टो मार्केट में किसी भी वेल को यानी कि बड़े इन्वेस्टर को एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। कॉपी का मतलब ये है कि आपको वन टाइम जस्ट कॉपी बटन पर टैप करना है और ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेलिंग हो जाएगी, और दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। आप किसी भी वेल को ट्रैक कर सकते हो, आप कबाल नेटवर्क्स को ट्रैक कर सकते हो और आप खुद अच्छे डिसीजन ले सकते हो कि कैसे आपको बाइंग करनी है क्रिप्टो मार्केट में, कैसे सेलिंग करनी है। तो अगर आप मेरी पेड कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो के एक्सचेंजेस के बारे में। जैसे इंडिया में आप जीरोधा यूज कर सकते हो, आप स्टॉक्स यूज कर सकते हो, ग्रो यूज कर सकते हो, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिप्टो मार्केट अलग काम करता है। जैसे इंडिया में सेबी रेगुलेट करती है इंडिया के स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो को कोई रेगुलेट नहीं करता। तो यहाँ पे जो एक्सचेंजेस चल रहे हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो टोकन्स को लिस्ट करते हैं अपने हिसाब से और उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट एक्सचेंजेस टू ट्रेड, आपको दिखेगा बाइनांस और बाइबिट, और काफी लोग आप में से बाइनांस बाइबिट यूज भी करते होंगे। इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। नेवर यूज बाइनांस एंड बाइबिट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन क्रिप्टो मार्केट्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई। इसके दो रीजन है। रीजन नंबर 1, जब भी बाइनांस पे कोई भी चीज आती है तो बाइनांस पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स कौन से है? वो है सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि एक कॉमन इन्वेस्टर जो सबसे आखिरी में मार्केट में आता है। जब भी बाइनांस पे चीज लिस्ट होती है, मैं समझता हूं उससे पहले वो चीजें ऑलरेडी बिक चुकी होती है, उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। सी आई एम हियर इन दिस मार्केट टू मेक मोर मनी। इस मार्केट में मुझे सेफ नहीं खेलना है, और अगर मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो मैं बाइनांस के थ्रू कभी पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि वहाँ पे टोकन जब आएगा तो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। एंड रीजन नंबर 2 जो कि रिसेंटली चालू हुआ है, पहले खुद मैं बाइनांस को काफ़ी पसंद करता था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जितने भी मल्टीपल एप्लीकेशंस है जैसे कि बाइनांस, बाइबिट, अब हर एक पर्सन जानता है कि हर एक स्मॉल इन्वेस्टर बाइनांस पे है, बाइबिट पे है। तो एचएनआई यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने टोकन्स को बाइनांस या बाइबिट पे लिस्ट करते हैं। बाइनांस को पे करके कभी भी कोई टोकन को लिस्ट करना होता है तो आपको एक्सचेंजेस को पे करना पड़ता है। इवन आपको स्टॉक भी लिस्ट करना है, आपको सेबी को पे करना पड़ता है। तो जब भी कोई टोकन एक्सचेंज उसको पे करता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सचेंज पे लिस्ट करके वहाँ पे डंप कर रहे हैं आज के टाइम। सो रूल नंबर 1, नेवर यूज वेरी ट्रस्टेड और पॉपुलर एक्सचेंजेस। वहाँ पे ज़्यादा पैसा में भी बचा लोगे, लेकिन आप बड़ा पैसा कभी नहीं बना सकते। आज के टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाइनांस पे ही सारे के सारे स्कैम्स हो रहे हैं। बाइनांस पे जितने भी टोकन आ रहे हैं सारे के सारे डंप हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं। नंबर 1, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, आप अगर एडवांस यूज़र हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए जो कि इंडियन FIU कंप्लाइंट एक्सचेंज है। अब FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि इंडिया का FIU जो है वो कॉइन स्विच कुबेर को रेगुलेट करता है, कॉइन DCX को रेगुलेट करता है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कॉइन स्विच कुबेर। अब कॉइन स्विच कैसा यूज़ करना है, उसमें फंड कैसे ऐड करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कॉइन स्विच का लिंक दे रहा हूँ। जैसे आप इस लिंक से डाउनलोड करोगे कॉइन स्विच, आपको कुछ बोनस भी मिल जाएगा। आपको कॉइन स्विच को डाउनलोड करके KYC आपको कंप्लीट करनी है। KYC बहुत ही बेसिक होती है, आधार, पैन कार्ड वेरीफाई कर लो, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लो, यू आर सेट। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सर्विस दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको जाना है ऊपर ऐड मनी में। जैसे आप ऐड मनी में जाओगे आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे मेरी करंट बैलेंस यहाँ पे आपको दिख रही होगी 34,000 रुपीज़। आपके यहाँ पे 0 होगी स्टार्टिंग में। आपको जो भी फंड ऐड करना है, लेट्स सपोज आपको 500 रुपीज़ ऐड करना है, 1000 ऐड करना है, अब यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 ऐड करना है, मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ और नीचे डिपॉजिट पे मैं टैप करूँगा। जैसे मैं टैप करूँगा आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। UPI का ऑप्शन अवेलेबल होगा, बैंक ट्रांसफर का अवेलेबल होगा। अब जैसे आप UPI पे टैप करोगे आपको UPI ID डालनी है और आप तुरंत 500 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो। अब बाइंग कैसा करनी होती है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मार्केट का, उस पर मैं जाता हूँ मार्केट पे। अब यहाँ मार्केट में आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन। अब जैसे बिटकॉइन पे टैप करोगे आपको पे बाई का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको जितने रुपए का बिटकॉइन बाई करना है, जैसे आपको लेट्स सपोज बाई करना है 100 रुपये का बिटकॉइन, अब यहाँ पे 100 रुपये डालोगे। जैसे आप 100 रुपये डालोगे आपको यहाँ पे सिंपली बाई बिटकॉइन पे टैप करना है, और जैसे आप बाई बिटकॉइन पे टैप करोगे आपका तुरंत बिटकॉइन बाय हो जाएगा। दैट्स इट। अब जो भी आपका एसेट होगा आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा होगा 100 रुपये का बिटकॉइन बाई किया है, जो भी उसी प्राइस पे चल रहा है क्योंकि मैंने जस्ट इसको बाई किया है। क्रिप्टो में 2 चीज़ होती है, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर्स। स्पॉट का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कि 100 रुपये का सीधा आपने बिटकॉइन बाई कर लिया। फ्यूचर्स का मतलब होता है आप लेवरेज लेके बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो अगर आपको लेवरेज लेनी है तो आप यहाँ पे 4th ऑप्शन दिख रहा होगा प्रो, आप प्रो पे जाकर अडेप्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे फ्यूचर्स भी कर सकते हो। सब कुछ कॉइन स्विच के थ्रू हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये FIU कंप्लाइंट एक्सचेंज है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया उन यूज़र के लिए जो फर्स्ट टाइम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो को जानते हैं, जो समझते हैं, जिनको बाइनांस यूज़ करना आता है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको यूज़ करने चाहिए 2 एक्सचेंजेस जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। नंबर 1 BingX एंड नंबर 2 Wix। अब ये 2 एक्सचेंज में क्यों यूज़ करता हूँ सबसे पहले उसको समझते हैं। देखो मुझे यहाँ पे बाई करने होते हैं लो कैप जेम
ऐसे जेम जो फ्यूचर में मेरे लिए मल्टीपल्स हो सकते हैं। सो बाइनांस पे मुझे ऐसे जेम कभी नहीं मिलने वाले। मुझे इसके लिए जाना पड़ेगा ऐसी एप्लीकेशंस पे जो कि कंपैरेटिवली सेफ हो एंड वहाँ पे अच्छे जेम मुझे मिल जाए, उससे मैं पैसा कमा सकूँ। तो मैं आपको शो करता हूँ कि मैं BingX से कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। आपको ट्रेड करके पूरा दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। अब सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको दोनों लिंक दिए, BingX और Wix की। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मैं भी आपको BingX का एक डेमो दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। जैसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से BingX या Wix को डाउनलोड करोगे, आपको तुरंत दोनों एप्लीकेशन पे 2000 रुपये का बोनस मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिप्टो एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है। तो क्रिप्टो में आप INR से इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब आप ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हो। आपको बाय करने पड़ेंगे उसके लिए USDT। अब USDT का मतलब मान लो US डॉलर टेदर, यानी कि क्रिप्टो का US डॉलर का फॉर्म। अभी आप डायरेक्टली अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा P2P। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। बहुत ही सिंपल वर्ड में A और B दो पर्सन है। A पर्सन के पास कुछ क्रिप्टोज है, फॉर एग्जाम्पल USDT, यानी कि क्रिप्टोज ने बेची हुई है, उसके पास US डॉलर है। और B पर्सन जिसके पास INR है। सो B पर्सन 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट से A को ट्रांसफर करेगा और A पर्सन उसके पास जो US डॉलर होंगे, USDT होंगे, लेट्स सपोज 1000 USDT, वो B को ट्रांसफर कर देगा। और ये सब कुछ होता है प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि थर्ड पार्टी होता है जो कि सेफ होता है। मैं आपको ऐप करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो आई होप आपने BingX को डाउनलोड कर लिया होगा। जैसे आप BingX पे जाओगे, आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे मोर पे, और वहाँ जाके आपको चूज करना है P2P ट्रेडिंग। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आपकी करेंसी सेट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे INR सेट करके रखा है। हालांकि मैं दुबई में रहता हूँ, बट आप INR से कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल लोग दिखेंगे जो आपको INR के बदले USDT प्रोवाइड करेंगे। आपको समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मर्चेंट सिंस 2014, और उसके बाजू में मुझे एक ऑरेंज टिक दिख रहा है, यानी कि वेरीफाइड मर्चेंट है। तो यहाँ पे आपकी सेफ्टी ज़्यादा होगी, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन एलिजिबल है। प्लीज़ ओनली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट से बाई करें ताकि आप सेफ रहे। मैं और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ एंड एज यू कैन सी हियर, अब यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मल्टीपल दिखेंगे, जैसे कि डिजिटल रुपये दिखेगा, कैश दिखेगा। कुछ भी चूज मत करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर करना है UPI से, नेट बैंकिंग से। तो आपको ऐसा पर्सन ढूंढना है जो वेरीफाइड मर्चेंट हो, जिसके पास ये ऑरेंज कलर का टिक हो एंड वो आपसे UPI के थ्रू पेमेंट ले रहा हो। तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ एंड देयर यू गो, मुझे यहाँ पे एक पर्सन मिल चुका है। इस पर्सन का नाम यहाँ पे मुझे दिख रहा है बी ऑनेस्ट नेवर गिव अप करके। नाम कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे पहले वेरीफाइड मर्चेंट है, मैंने चेक किया, और इसके पास UPI का ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे उसकी लिमिट आपको दिख रही होगी 3000 to 30,000 रुपीज़। इट मीन्स आप 3000 रुपये से लेके 30,000 रुपये के INR उसको पे कर सकते हो। उसके बदले आपको उतना ही USDT आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो आपको बाय पे टैप करना है, आपको उसका अकाउंट दिख जाएगा वहाँ पे, उसके अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर लो, और जैसे आप फंड ट्रांसफर कर लोगे, आपके पास USDT आ जाएगा और आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। अब मान लो आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया, आपने उससे पैसा बना लिया, आप एग्जैक्ट सेम तरीके से उसको सेल भी कर सकते हो। उसके लिए ऊपर आपको दिख जाएगा सेल का ऑप्शन। अगर आपके पास USDT है तो आप यहाँ जाके सेल भी कर सकते हो। अभी इस अकाउंट में मेरे पास कुछ बैलेंस पड़ी हुई है 6800 US डॉलर्स की। अब आप इससे कोई भी टोकन बाय कर सकते हो। अब मुझे अगर बाय करना है यहाँ पे, तो मैं मार्केट में जाऊँगा और जो भी मुझे बाय करना है, मैं यहाँ पे बिटकॉइन पे टैप कर रहा हूँ, बाय पे टैप कर रहा हूँ, और जितने रुपए का आपको बिटकॉइन को बाय करना है उतने आप सीधा बाय कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे $6000 का बिटकॉइन बाय करना है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको मेरी बैलेंस दिख रही होगी। अब मार्केट प्राइस पे $6000 का बिटकॉइन बाय कर सकते हो। अब आप अल्टकॉइन भी बाय कर सकते हो, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी फ्यूचर का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको लेवरेज मिलती है 75x तक की, और विक्स पे आपको लेवरेज मिलेगी 200 गुना तक की, 200x। सो फ्यूचर ऐसा करना है, आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा फ्यूचर का, वहाँ जाके आप फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हो। दैट्स इट गाइज, आपकी अब क्रिप्टो की जर्नी चालू हो चुकी है। आई एनकरेज कि आप 100 रुपये एक बार डिपॉजिट करो, खुद एक बार ट्रेड करो, एक फ्यूचर्स ट्रेड लो, एक स्पॉट में ट्रेड लो। आपके में भी 5-7 रुपये की फीस कटेगी, बट आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे क्रिप्टो मार्केट काम करती है, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन इन्वेस्ट करना चालू करो, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कबाल नेटवर्क्स एंड प्रमोशंस। सो दोज हू डोंट नो मी, आई वाज अ स्विगी डिलीवरी बॉय फ्रॉम 2017 टू 2019। 2 साल तक मैंने स्विगी में डिलीवरी करी है, और उस टाइम में मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चालू कर चुका था। मैं तकरीबन 7 साल से इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले 6 साल तक क्रिप्टो मार्केट में मैंने कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए, पैसा कमाया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं क्रिप्टो में कभी पैसा नहीं कमा पाया। और मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरे पास वो स्किल नहीं है, शायद मुझे इतना चीज़ें आता नहीं है, शायद मुझे और एक्सपीरियंस लगेगा, फिर मैं पैसा कमा पाऊंगा। बट आई वॉज रॉन्ग। मैं आज से 1-1.5 साल पहले दुबई शिफ्ट हुआ, और जब मैं दुबई आया, जब मैं खुद कंटेंट में आया, तो मुझे ऐसी चीज़ पता चली जो आप में से शायद कोई पर्सन नहीं जानता होगा। आप नॉलेज ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझिए, अगर आप किसी पर्सन से फ्री में नॉलेज ले रहे हैं,
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पर्सन वो काम फ्री में क्यों कर रहा है। अगर मुझे आज से 5 साल पहले पता होता कि इफ़ यू गॉट समथिंग फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट, तो मैं शायद जो पैसा आज कमा रहा हूँ या कमा चुका हूँ वो मैं आज से 3 साल पहले कमा चुका होता। प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये हुई कि 6 साल तक मैं टोकन्स में इन्वेस्ट करता रहा और फिर मुझे समझ आया कि जितने टोकन में मैंने इन्वेस्ट किया था वो सारे के सारे प्रमोशंस थे। तो अब मैं जो भी पर्सन नहीं जानता, जितने भी लोग क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं उन सबको प्रमोशंस के ऑफर आता है। जैसे कि मुझे एक ईमेल आता है कि जी आपके पास इतनी ऑडियंस है, आप एक काम करो, हमारे टोकन को प्रमोट करो, हम आपको $10,000 $20,000 $50,000 ऑफर करते हैं, आप ये पैसा हमसे ले लो और जस्ट प्रमोशन करो। अब उनका मोटो ये होता है, लेट्स सपोज उन्होंने मुझे पे किया $50,000। अब उनका सिर्फ एक फोकस है कि अब उनको पता है कि मेरे पास कुछ ऑडियंस है, अगर हर एक पर्सन ऑन एन एवरेज $500 का कोई टोकन बाय करेगा तो सिर्फ अगर 100 लोग भी बाय करते हैं तो उनके पास $50,000 वापस आ जाएंगे और उस तरह से वो टोकन्स को डंप करते हैं। अब ये चीज़ मेरे साथ एग्जैक्टली हुई है, मेरे ऊपर टोकन्स डंप हुए हैं। इसलिए सर क्रिप्टो का मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर हूँ जिसने आज तक क्रिप्टो में प्रमोशंस नहीं किए, मेरे चैनल पे कभी प्रमोशंस नहीं होते, कभी भी किसी टोकन को मैं प्रमोट नहीं करता। और ये चीज़ मुझे क्योंकि पता नहीं थी तो मैंने इतनी सारी गलतियाँ करी और मुझे पैसा गंवाने का दुख नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में मैं ये सोच के आया था कि मेरा लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे दुख है कि मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए, नियरली 1.5 से 2 बुल मार्केट बर्बाद कर दिए। समझना गया, इस 4 साल में एक बार बुल मार्केट आती है। सो माई फर्स्ट एडवाइस टू यू इज फाइंड अ मेंटर। मेंटर का काम सिर्फ पैसा बना के देना नहीं होता है, मेंटर का काम होता है कि आपको सही गाइडेंस दे, आपको उन डेंजर से बचाए जो हर एक पर्सन के साथ होगा अगर आप मार्केट में आओगे। अंडरस्टैंड दिस गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस मार्केट यू आर द टेस्टीएस्ट फूड फॉर HNIs। से इट्स डार्क रियलिटी ऑफ क्रिप्टो, नॉट जस्ट क्रिप्टो, इट्स डार्क रियलिटी ऑफ फाइनेंस। एक सिंपल सा जॉब का एग्जांपल लेता है। मान लेते हैं आपकी फर्स्ट जॉब लगी है, आप जैसे ऑफिस में जाते हो, आपके बहुत सारे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं और स्टार्टिंग के 2-3 साल आपसे बहुत ज़्यादा काम बहुत ही कम तनख्वाह पे कराया जाता है। यू नो द रीज़न, बिकॉज पता है कि नया पर्सन आया हुआ है, इससे हम जितना भी काम करवा सकते हैं उतना करवा लेते हैं, फिर वो सैलरी कम में भी मान जाएगा। फिर आप जैसे जैसे समझते हो आपको आइडिया आता है एंड देन यू कैन आस्क मोर मनी। सो फर्स्ट गेट योरसेल्फ अ मेंटर। जब आपके पास एक मेंटर होगा तो आपकी जर्नी को स्पीड अप करेगा। आपकी 3 बुल मार्केट का काम यानी कि 12 साल का काम वो हो सकता है आपके लिए 4 साल में करके दे, प्लस आपको डेंजर से बचाएगा एंड ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसलिए हर एक पर्सन के कोच होते हैं। नंबर 2, नेवर टेक एनीथिंग फॉर फ्री, स्पेशली इन क्रिप्टो मार्केट। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानते होंगे जो किसी लाइव में या टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू आपको फ्री में ट्रेड करवाते हैं। से गाइस, मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कोई अगर आपको फ्री में चीज़ें करवा रहा है तो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो वीडियोस क्रिएट करे, एडिटिंग वगैरह करवाए और वो आपको चीज़ें फ्री में दे खुद की जेब से पैसा लगा के। सो हर एक इन्फ्लुएंसर को, हर एक कंटेंट क्रिएटर को जो आपसे फ्री में ट्रेड करवा रहे हैं उनको अलग अलग एक्सचेंजेस ऑफर करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सा ट्रेडर ये कर रहा है, कौन सा ट्रेडर ये नहीं कर रहा, बट काफ़ी लोग ये करते हैं, इवन मुझे भी ऐसे ऑफर्स आते हैं। ऑफकोर्स मैं ये कभी नहीं करता, बट एक छोटा सा ऑफर समझना जो मुझे रिसेंटली आया था और काफ़ी ट्रेडर को आया है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी बड़े लेवल पे लेकिन ये चीज़ें करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा आपको बोलेंगे कि आपको हम फ्री में ट्रेड करवाएंगे, अब हमारे एक्सचेंज पे एक अलग कोई एक्सचेंज होगा जो इतना पॉपुलर नहीं होगा, उस पर आपको फंड डिपॉजिट करना है। लेट्स सपोज आप $100 डिपॉजिट करते हो और आप जैसे 1000 लोग डिपॉजिट करते हैं, टोटल जो फंड डिपॉजिट हुआ है वो होता है $1,00,000। अब क्या होता है, जितना आपने डिपॉजिट किया है उसका 30% डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंसर को मिल जाता है, तो वो कमा गया $30,000, क्योंकि एक्सचेंज खुद जानता है कि अगर आप पैसा कमा दोगे तो आपको पैसा मिलना नहीं है और 90% लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जितना भी आप ट्रेड करोगे वो एक्सचेंज को दिखेगा। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई जो मेरे साथ खुद हुई है एंड मैं लकी मानता हूँ कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि आज मुझे पता है कि अब मुझे क्या चीज़ नहीं करनी है। सो अगर आप नए हो इस मार्केट में, आपको ये सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पास से काफ़ी सीक्रेट्स है जो मेरे कम्युनिटी मेंबर के साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको अच्छी बातें भी बता दी, बुरी बातें भी बता दी, अब आपको जल्दी से इसको स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, जब भी मार्केट नई होती है आपके पास पैसा कमाने का मौका होगा। जैसे मार्केट पुरानी हो जाएगी आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, कि जैसे मार्केट बढ़ती रहती है वैसे अचानक उस मार्केट में आते हैं, इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, फिर आप पैसा नहीं कमा सकते। सो इट्स अ न्यू जनरेशन मनी। अब मैंने आपको बताया आप $100 से चालू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली क्रिप्टो मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट नीड $1,000 टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट्स, बट इफ यू वांट टू जेन्युइनली मेक बिग वेल्थ, देन हाउ मच मनी यू नीड टू इन्वेस्ट? So in my opinion, you need at least $30,000 to $50,000 to start investing in crypto markets. See guys, I will be very straightforward with you. Understand this, आप अगर 1,000 रुपये लेके आओगे मार्केट में, आप 1,000 रुपये का कितना बना लोगे? 2,000 3,000, वो भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, या तो आप लूज़ करोगे या फिर आप 3,000 रुपये बनाओगे। टेल मी वन थिंग, क्या आपको लगता है आपको 1 साल कोई चीज़ सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए सिर्फ 2,000 रुपये कमाने के लिए? फॉर मी डजंट मेक एनी सेंस। सो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप में से हर एक पर्सन एटलीस्ट 30,000 रुपये अफोर्ड कर सकता है।
इन डॉलर टर्म्स इट्स जस्ट $350. आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड दैट मच मनी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना ROI बन सकता है अगर आप 30,000 रुपये लेके इस मार्केट में आते हो। इसमें मैं 4 कैटेगरी क्रिएट करूंगा। नंबर 1 बिगिनर, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। एंड नंबर 2 के अंदर 3 कैटेगरी होगी कि अगर आपको नॉलेज है इस मार्केट का या फिर आप इस मार्केट को अगर सीख रहे हो, तो एक वर्स्ट केस होगा, एक मीडियम केस होगा और एक बेस्ट केस होगा। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो और आपको इस मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, तो आपका पैसा 0 भी हो सकता है। कीप दैट इन माइंड, जितना इसका ROI हाई है उतना आपका रिस्क भी ज्यादा है। बट अंडरस्टैंड दिस गाइज, यू विल लिटरली गेट नथिंग इफ यू प्ले सेफ। अगर आप FD भी करते हो ना और अगर आपकी बैंक बंद हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, आपको बाकी का पैसा वापस भी नहीं मिलेगा। योर जॉब इज नॉट सेफ, योर बिजनेस इज नॉट सेफ, योर FD इज नॉट सेफ, योर स्टॉक्स इज नॉट सेफ, योर क्रिप्टो इज ऑल्सो नॉट सेफ। यू हैव टू टेक दैट रिस्क। सो अगर आपको मार्केट की समझ शायद नहीं है तो आपका पैसा 0 भी हो सकता है। अब आपको अगर मार्केट की समझ है तो मगर एक बेसिक मैथ करें तो वर्स्ट केस में आपका पैसा 3 से 5 गुना होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप बिटकॉइन को पिछले तकरीबन 2.5-3 साल में देखोगे, इन लास्ट 2.5 years बिटकॉइन प्राइस हैज गॉन अप बाय 7 times। बिटकॉइन का दाम 7 गुना हुआ है और हम इन्वेस्ट करते हैं ऑल्ट कॉइन में। तो अगर आप अपने ऑल्ट कॉइन से 3 गुना या 5 गुना पैसा नहीं कर रहे हो तो ये जो न्यू जनरेशन की मनी है उसको एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है। सो 3 या 5 गुना आपका पैसा होना ही चाहिए, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप इसी बुल मार्केट में काम करते हो। जैसे बुल मार्केट आगे चली जाएगी आपके रिटर्न्स कम होते जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड द मिड केस। अगर आप अच्छे टोकन्स को फाइंड करते हो, अगर आपने 10 टोकन लेट्स सपोज बाई किए, आपके 2-3 टोकन 0 हो गए, बाकी 7 टोकन अगर अच्छा ROI देते हैं और आप अगर फ्लिपिंग का गेम समझते हो तो कैन मेक अप टू 7 to 10x ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। यस, 7 to 10x। बाय द वे गाइस, ये सारी चीजें हो चुकी है। मैं आपके सामने अगर कोई भी चीज बोल रहा हूँ, इट कम्स विद डेटा। जैसा मैंने आपको बताया, काफी टोकन्स पिछले बुल मार्केट में 100 गुना 200 गुना हुए थे, तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार बुल मार्केट में टोकन्स 5-10 गुना होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हुए हैं। पिछले 2 साल के अंदर एप्टोस, सुई, AKT, रेंडर, ओंडो, हीलो, मल्टीपल टोकन्स ऐसा है जो 7 गुना 10 गुना या 20 गुना हुए हैं। बेस्ट केस में आप कितना भी पैसा बना सकते हो, लिटरली अप टू 100x। एंड काफी लोग सोचेंगे कि जीत ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा जिससे आपको एक आइडिया आएगा। गो राइट नाउ एंड सर्च इन गूगल समवन मेड मिलियंस विद टोकन पीनट, या फिर यू कैन सर्च ट्रेडर मेड मिलियंस विद टोकन कॉल्ड चिल गाय। यू विल फाइंड लिटरली थाउजेंड्स ऑफ मीम टोकन्स जहां पे किसी इन्वेस्टर ने, किसी ट्रेडर ने 100, 200, 500 और लगा के उससे 10, 20, 30, 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ये आप डेटा जाके खुद वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कसिनो। आप जाते हो कसिनो में 50,000 रुपीज लेके। अब समझना ध्यान से, आपका जो मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है, यानी कि आप गेम्स खेलते हो और आपका जो मैक्स लॉस होता है वो है 50,000 रुपीज। आप सारा का सारा पैसा लूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने गेन किया तो आपका गेन अनलिमिटेड हो सकता है। आप 50,000 रुपये का 5 लाख रुपए कर सकते हो, 10 लाख कर सकते हो, 1 करोड़ कर सकते हो, 2 करोड़ कर सकते हो, 5 करोड़ कर सकते हो। क्रिप्टो भी एग्जैक्टली वैसा है। क्रिप्टो में भी रिस्क काफी हाई होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी मल्टीपल टाइम्स पे जाता है। लेकिन कसिनो आपके लक के ऊपर है, क्रिप्टो आपकी रिसर्च के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आप चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को 10, 20, 30, 50 गुना करना, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कैसे आप वेल्स को ट्रैक कर सकते हो, किस टाइप की वेल्स को आप ट्रैक करते हो। वो जब टोकन बाय करते तब क्या आप एंट्री बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, आप उनके डंप से कैसे बच रहे हो, ये सब आपको काफी नया लगेगा आज के टाइम पे। अभी काफी आपको ये नया लग सकता है, बट इसी तरीके से आप 10x, 20x से 50x के टोकन्स को फाइंड कर सकते हो। नाउ लिसन टू माय 3 पॉइंट्स वेरी वेरी केयरफुली। फर्स्ट, लीप ऑफ फेथ। से गाइस, आई वाज अ डिलीवरी बॉय एंड आई यूज्ड टू मेक 20,000 रुपीस अ मंथ, एंड टुडे आई मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद क्रिप्टो मार्केट्स। आई एम वेरी लकी फॉर दैट, बट यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने एक लीप ऑफ फेथ दिखाई, मैंने रिस्क को मैनेज किया, क्रिप्टो को समझा, क्रिप्टो को सीखा, इस मार्केट में काफी डेप्थ में गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैं काफी अच्छा पैसा इस मार्केट से बना पाया। नंबर 2, जब भी आप नए मार्केट में एंटर होते हो या फिर जब भी कोई ऐसी मार्केट होती है जो पैसा कमा के देती है, वो हमेशा अनकन्वेंशनल होती है। यानी कि इस मार्केट में आपको सारी की सारी सेफ्टी नहीं मिलेगी, आप कन्वीनियंट होकर इसमें पैसा नहीं लगा सकते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन आपको वैसी मार्केट फाइंड करनी है क्योंकि ROI आपका बेटर यहीं पे बनेगा। गोल्ड सेफेस्ट मार्केट है, गोल्ड से आप पैसा नहीं बना पाओगे, और ये मैंने आपको पूरा डेटा शो करके बताया। नंबर 3, दिस इज मैसिव मनी शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस टू डिजिटल फाइनेंस। आज के टाइम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इवन यूएसए ने तो बिटकॉइन को रिजर्व में लगा दिया है, जैसे गोल्ड रिजर्व में होता है। सो क्रिप्टो मार्केट कैन बिकम नेक्स्ट इंडियन स्टॉक मार्केट। यानी कि 1992 से लेकर 2020 के बीच में जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना है इंडिया में, वैसा पैसा बन सकता है क्रिप्टो में इन कमिंग फ्यू इयर्स। बिटकॉइन इज नाउ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एसेट। आपके रिस्क काफी कम हो चुके हैं, यू जस्ट नीड लीप ऑफ फेथ टू स्टार्ट विद दिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू लर्न एंड देन अर्न।
I completely disagree with this. In my opinion, learning without earning is baseless and earning without learning is senseless. It means अगर आपको मल्टीपल चीजों की नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आपको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी आती है, आपको जियोग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको इंडिया का फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है। इन सब आपकी स्किल्स या फिर आपने जो भी लर्निंग करी है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने तुक्के लगा के किसी को पूछ के कोई टोकन बाय भी कर लिया एंड इफ यू मेड मनी, वो बेसलेस है, यानी कि वो पैसा चला जाएगा। लुक एट एग्जाम्पल ऑफ सुशील कुमार। सुशील कुमार ने केबीएस में 5 करोड़ रुपीस कमाए थे एंड ही इज नाउ बैंकरप्ट। सो आपके लिए लर्निंग भी होनी चाहिए और अर्निंग भी होनी चाहिए। अगर दो में से एक भी चीज नहीं हो रही है देन इट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर कर देना। अपनी लर्निंग्स को कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।